इकोनॉमी दिस वीक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सप्ताह भर की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित उन सभी पर विस्तार से बात की जाती है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं ताकि इसका फायदा आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी हो। तो चलिए सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और पहली खबर को देखते हैं। आज की हमारी पहली खबर क्या है? पहली खबर है क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना। सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना। ये योजना किससे जुड़ी हुई है? ये योजना भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मिशन से जुड़ी हुई है जिसका नाम है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन। आप ये जानते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल हैं यानी बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में आप किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं? जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में आप उन खनिजों को शामिल करेंगे जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य में बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे भविष्य में आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ उद्योग है, जो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग है, वो किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से भूमिका का निर्वहन करेगा। तो इसके अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले जितने भी खनिज हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आ जाएंगे जो कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के मिनरल्स में किन खनिजों को आप शामिल करेंगे? जैसे इस तरह के खनिजों में आप निकल को शामिल करेंगे, इसके अलावा आप कोबाल्ट को इसके अंतर्गत शामिल करेंगे, इसके अलावा आप जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो बहुत ही दुर्लभ मृदा तत्व हैं, दुर्लभ खनिज तत्व हैं, उनको आप इसके अंतर्गत शामिल कर देंगे जिसमें डिस्प्रोसियम जैसे खनिज आ जाएंगे। और सामान्यतः इनकी संख्या 17 मानी जाती है। इनको रेयर अर्थ मटेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिखरे रूप में प्राप्त होते हैं। इनका निष्कर्षण करना बेहद मुश्किल होता है। हमारे जो बहुत से एक प्रकार से जो खनिज होते हैं उसमें इनको बहुत ही एक्सट्रैक्शन करने में, इनको बाहर निकालने में एक मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए इनको रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है। और कुछ ऐसे देश हैं जो इनमें काफी रेयर अर्थ मटेरियल के संदर्भ में काफी समृद्ध माने जाते हैं, जैसे चीन है। तो इन सभी का, चाहे वो निकल हो, कोबाल्ट हो या जर्मेनियम हो, या आप इसके अंतर्गत कुछ और मटेरियल्स को शामिल कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो, सिलिकॉन को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सिलिकॉन का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन में। तो ये जो मटेरियल हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स कहे जाते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है और किसी भी देश के भविष्य को तय करने में इनकी विशिष्ट भूमिका स्थापित हो रही है धीरे धीरे। तो इसलिए भारत सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत की थी जिसका नाम है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, ताकि हमारी आयात पर निर्भरता कम हो इनके संदर्भ में और हम धीरे धीरे इन उद्योगों के विकास की तरफ बढ़ सके। अभी सरकार ने एक और प्रोत्साहन योजना शुरू की है और प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार की योजना यह है कि जितना भी हमारा स्क्रैप मटेरियल है, जितना भी हमारा वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करके हम क्या इन तत्वों को, जो दुर्लभ तत्व हैं या जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनको बाहर निकाल करके फिर से इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको प्रोत्साहन अगर हम दें तो हम अपनी आयात पर निर्भरता क्रिटिकल मिनरल के संदर्भ में कम कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना है। तो हमारा जो राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसी के अंतर्गत आप इस प्रोत्साहन योजना को देख सकते हैं, जिसे कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है और ये प्रोत्साहन योजना 1500 करोड़ रुपए की है। इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट और बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण किया जाएगा, रिसाइकल उनको किया जाएगा ताकि उनको बढ़ावा दिया जा सके अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उनमें इस्तेमाल के अंतर्गत। ये योजना वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक 6 साल तक चलेगी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला है उस आपूर्ति श्रृंखला को भारत के संदर्भ में मजबूत किया जाए, खनन परियोजनाओं के शुरू होने तक तात्कालिक समाधान इसका निकाला जाए। यानी राष्ट्रीय जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके माध्यम से हम दुर्लभ मृदा तत्वों के साथ साथ जो अन्य खनिज है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, निकल हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कोबाल्ट हो, इनके
खनन के माध्यम से इनका निष्कर्षण करने की तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन जब तक वो निष्कर्षण प्रक्रिया या जब तक हम उस उद्योग का पूरी तरह से विकास कर पाते हैं, खनन उद्योग का, तब तक हम उसका तात्कालिक समाधान के रूप में रिसाइकलिंग परियोजना के माध्यम से इसकी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर कर सकते हैं। उससे संबंधित ही ये प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत कौन से ऐसे एलिजिबल वेस्ट हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जिनके माध्यम से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका निष्कर्षण किया जा सकता है, उसमें ई वेस्ट आ जाएगा। साथ ही लिथियम आयन बैटरी का स्क्रैप भी आ जाएगा, जिससे हम लिथियम को बाहर निकाल सकते हैं। लिथियम भी एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल है। इसके अलावा पुराने वाहनों की जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, इसके अंतर्गत भी कई क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रोडियम जैसे मिनरल्स, प्लेटिनम जैसे मिनरल्स विद्यमान रहते हैं, तो उनका भी एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। अन्य जो नॉन ई कचरा स्क्रैप है या लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप है, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है निष्कर्षण के अंतर्गत। किन जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? जो हमारी बड़ी और स्थापित रिसाइकलिंग कंपनियां हैं, उनके साथ साथ जो छोटे रिसाइकलर हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो कुल वित्तीय सहायता का 1/3 हिस्सा उनको सामान्य तौर से उनके लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे रिसाइकलर हैं, जो वित्तीय सहायता प्रोत्साहन योजना प्रदान की जाएगी, उसका 1/3 हिस्सा उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, ताकि स्टार्टअप्स संस्कृति को रिसाइकलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। प्रोत्साहन किस स्तर का होगा, यानी इसमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और उससे किस तरह के अपेक्षित परिणाम है, इसके बारे में थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। एग्जामिनेशन के लिहाज से शायद डेटा उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन आपको ठीक ठीक एक अंदाजा हो जाएगा। जैसे प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 20% पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से सब्सिडी के रूप में किया जाएगा। पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किन्हें प्रदान की जाएगी? संयंत्रों को, मशीनरी और संबंधित उपकरणों पर, यदि समय पर उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया। इसी तरह से ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी प्रदान किया जाएगा। ऑपरेशनल संचालन व्यय सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। 2026-27 से 2030-31 के बीच आधार वर्ष की तुलना में अगर बिक्री में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो इस बिक्री बढ़ोतरी के एक आप कह सकते हैं उसी के प्रोत्साहन के स्वरूप आपको ये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी वितरण को देखें तो दूसरे वर्ष में 40% सब्सिडी वितरण होगा और 5वें वर्ष में 60% सब्सिडी का वितरण होगा, अगर निर्धारित बिक्री सीमा पार कर ली जाती है। निर्धारित बिक्री सीमा को एक प्रकार से अचीव कर लिया जाता है। अगर हम अधिकतम प्रोत्साहन की बात करें तो जो बड़ी इकाइयां हैं, जो रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़ी हुई है, उन्हें 50 करोड़ की एक प्रकार से मदद प्रदान की जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा। छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब्सिडी, बड़ी इकाई 10 करोड़ रुपए और छोटी इकाई 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी संचालन व्यय के अंतर्गत। किस तरह के अपेक्षित परिणाम हैं इनसे, किस तरह के परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, रिजल्ट किस प्रकार के आ सकते हैं? जैसे भारत अपनी वार्षिक रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ा सकता है और बढ़ा करके इसे कम से कम 270 किलो टन तक पहुंचा सकता है। वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है, लगभग 40 किलो टन तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम निवेश की बात करें तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें अपेक्षित है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम प्रोत्साहन प्रदान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़ेंगी, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसमें निवेश को भी आकर्षित किया जा सकता है। और अगर हम रोजगार सृजन की बात करें तो लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां इसके माध्यम से सृजित की जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब हम इस उद्योग को प्रोत्साहन देंगे तो निवेश भी आकर्षित होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और इस पूरे उद्योग की जो क्षमता है वो भी विस्तारित होगी। अगली खबर हमारी सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सेवा क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण इंडेक्स आया है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। हर महीने की शुरुआत में वैसे ये आता है, लेकिन हाल ही में जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हमारे सामने आया है उसमें हमें पता चला है कि पिछले 15 साल के उच्चतम स्तर पर सेवा क्षेत्र, अगर हम वृद्धि की बात करें, ऑर्डर हासिल करने के अंतर्गत बात करें, तो उसमें पिछले 15 सालों के मुकाबले सबसे उच्चतम वृद्धि की तरफ यह अग्रसर हुआ है। उच्चतम वृद्धि हासिल इसने की है अगर हम इस इंडेक्स की बात करते हैं। जब हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक सूचकांक है।
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसमें हम क्या करते हैं अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिचय लेना इसलिए आवश्यक है, वरना आपको ये तथ्य जो है वो समझ में नहीं आएंगे। मान लिया कोई भी कंपनी है, तो इस कंपनी के अपने परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं। तो इस सर्वेक्षण में क्या किया जाता है कि परचेजिंग मैनेजर्स का एक प्रकार से सर्वे किया जाता है और इनसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे निर्धारित कोई भी कंपनी है, उसने इस महीने में या पिछले महीने में कितने कुल ऑर्डर हासिल किए, इन ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई है या इन ऑर्डर्स में गिरावट हुई है, साथ ही क्या उन्होंने नए कर्मचारियों की भर्ती की है या कर्मचारियों को इन्होंने काम से निकाला है, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है या उत्पादन इनका गिरा है। कुछ इस प्रकार की चीजों को पूछा जाता है और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई उद्योग कितना बढ़ा है, उसमें वृद्धि करने की संभावना कितनी है, और फिर इसके आधार पर इन्हें 0 से लेकर के 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। अगर किसी कंपनी ने 50 स्कोर किया है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के उत्पादन में न तो बढ़ोतरी हो रही है न गिरावट हो रही है, स्थिर बना हुआ है। अगर 50 से ऊपर का स्कोर है तो इसका मतलब है कि कंपनी को ज्यादा ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, नतीजतन उसने अपना उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की है, रोजगार सृजन हुआ है। और अगर 50 से नीचे स्कोर है तो इसका मतलब है कि कंपनी को कम ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, इसलिए उत्पादन कम हुआ है, और जब उत्पादन कम हुआ है तो उसे कर्मचारियों की कम संख्या की आवश्यकता पड़ी है, लिहाजा उसने कर्मचारियों की संख्या को कम किया है। तो इसके माध्यम से हम आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और संकुचन की एक संभावना को देख सकते हैं। तो हाल ही में अगस्त 2025 में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से हमें ये पता चला है कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज इसके अंतर्गत आ जाएंगी, बैंकिंग सर्विसेज इसके अंतर्गत आएंगी, जो हमारा होटल उद्योग है, जो पर्यटन उद्योग है वो इसके अंतर्गत आएगा, परिवहन इसके अंतर्गत आएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आप जो अलग अलग ऐप्स के माध्यम से सामान लेते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं, वो भी आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह के क्षेत्र को हम सेवा सेक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी वर्तमान में सबसे बड़ी भूमिका है। तो सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि है, अगर हम इसके टोटल और ओवरऑल जीडीपी में जितना योगदान देता है सेवा क्षेत्र, अगर उसकी बात करें तो ये सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो भारत की सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा हमारे सामने आया है। जो HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो अगस्त में कितना पहुंचा है, बेसिकली इसको HSBC इंडिया सर्विसेज द्वारा जारी किया जाता है, उसी के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है। तो अगस्त में इसका स्कोर कितना हुआ है, 62.9 हुआ है, और 50 का स्कोर क्या दिखाता है, स्थिरता को दिखाता है। न तो उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, न कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, न लिया जा रहा है, एक तरह की स्थिरता बनी हुई है। और अगर ये बढ़ता है तो ये अपने आप में 62.9 का जो स्कोर है ये बहुत उच्च स्तर का स्कोर माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेवा क्षेत्र में लगातार नए ऑर्डर्स प्राप्त हो रहे हैं, रोजगार वृद्धि हो रही है, और इस तरह के ये महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। जबकि जुलाई में ये कितना था, जुलाई में ये 60.5 था, तो जुलाई से एक महत्वपूर्ण वृद्धि को ये प्रदर्शित करता है। कंपोजिट पीएमआई भी होता है। कंपोजिट पीएमआई का मतलब है कि हम सेवा क्षेत्र के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी, उससे संबंधित आंकड़ों को भी, उससे संबंधित सर्वेक्षण को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। ये जो कंपोजिट पीएमआई है ये भी अगस्त में 63.2 पर पहुंचा है, जो 17 साल का उच्चतम स्तर है। इसका मतलब है कि मांग लगातार बढ़ रही है सेवा क्षेत्र से संबंधित, और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित नए ऑर्डर अगस्त में सबसे तेजी से बढ़े हैं। जून 2010 के बाद ये सबसे तेज वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मांग भी मजबूत रही है। निर्यात ऑर्डर पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक तेजी से बढ़े हैं, यानी निर्यात, बाहर से जो सामान, बाहर के देशों में जो सामान भारत से मंगाया जा रहा है उसके ऑर्डर में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, सर्वेक्षण आधारित सूचकांक है, जिसमें हम कंपनी के परचेजिंग मैनेजर्स का सर्वे करते हैं, कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं, पिछले महीने की तुलना में व्यवसाय की स्थिति में बदलाव को मापता है। पिछले महीने की तुलना में सेवा और निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग
प्रस्तुत किया जाता है, कंपोजिट भी कंपोजिट भी प्रस्तुत किया जाता है। स्कोर इसका 0 से 100 तक होता है। 50 से ऊपर का मतलब है वृद्धि हो रही है, 50 के बराबर का स्कोर है मतलब कोई बदलाव नहीं है, 50 से नीचे का मतलब है अर्थव्यवस्था में एक संकुचन की स्थिति है। ये तो अभी हमने समझा था। पीएमआई को महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है और ये आर्थिक गतिविधि का एक अग्रिम संकेतक भी माना जाता है कि अगर एकदम आपको ऑर्डर एक महीने में प्राप्त हो रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसा नहीं माना जाता कि वो तुरंत ही ऑर्डर उसके गिर जाएंगे। तो ये माना जाता है कि लगातार अर्थव्यवस्था में कम से कम एक स्थिरता और बेहतर स्थिति बनी रहेगी। उच्च पीएमआई अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है और कम पीएमआई एक नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। सेमिकोन मिशन 2.0, ये मिशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि सेमिकोन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ भारत में, सेमिकोन 2025 सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और जहां पर उनको विक्रम 32 चिप भी प्रदान की गई। ये विक्रम 32 चिप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 32 चिप का मतलब है 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर के रूप में काम करेगा। 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर है, यानी बहुत बड़े स्तर पर एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स हुई तो 32 बिट्स का मतलब हुआ 4 बाइट्स। तो बहुत बड़े स्तर पर आप ये मानिए कि ये डेटा को एक साथ संसाधित कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और इस तरह की चिप का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं? इस तरह की चिप का आप इस्तेमाल करते हैं इन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अपने यहाँ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी या सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा दे सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में भारत ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी ताकि भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। जब हम चिप निर्माण की बात करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर की विशिष्ट भूमिका होती है। सेमीकंडक्टर के बारे में सामान्य चीज जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? सेमी कंडक्टर, तो कंडक्टर से ही आपको पता लग गया होगा ये किसी न किसी प्रकार के चालक हैं। और चालक मतलब किस प्रकार के चालक हैं? हिंदी में इनको कहते हैं अर्धचालक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम चालक के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी, जिनसे बिजली का प्रवाह होता है। जैसे आप इसमें रख सकते हैं तांबे को और इसमें एल्यूमिनियम को आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ चालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर में आप रबड़ को रखते हैं, कांच को रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरह चालक होते हैं ना पूरी तरह कुचालक होते हैं, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, अर्धचालक होते हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं और ये आधुनिक जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बिना आप इनका इस्तेमाल चिप निर्माण में भी होता है और इनका जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं कि आजकल चिप का इस्तेमाल हर जगह होता है। बैटरी में चिप का इस्तेमाल होता है, आपके कंप्यूटर में इस चिप का इस्तेमाल होता है, आपके स्मार्टफोन में होता है, आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल है, रक्षा प्रौद्योगिकी में इसका इस्तेमाल है। आप कोई भी उद्योग उठा लीजिए, चिप के बिना आप ये मानिए कि आज उसका संचालन नहीं है। तो भविष्य में किसी भी देश को अगर औद्योगिक विकास करना है तो सेमीकंडक्टर जो उद्योग है उसमें बहुत केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए भारत ने भी वर्ष 2021 में एक मिशन की शुरुआत की थी जिसका नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ताकि भारत में चिप निर्माण को एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके। अब ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है वर्ष 2025 का। इसके अंतर्गत ये माना जा रहा है कि भारत अब जा दूसरी तरफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 लॉन्च करने की तैयारी में है, क्योंकि जो पहला चरण है जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, उसके संदर्भ में जितना हमने बजटीय आवंटन किया था वो लगभग सारा हमने आवंटित कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों से लगभग 30 बिलियन डॉलर का वित्तीय समर्थन मिलने की संभावना है भविष्य में। और साथ ही भारत में सालाना लगभग 11 लाख जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स और
इंजीनियरिंग फील्ड और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट से निकलते हैं और 20% विश्व के जो सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर हैं वो भारत में ही है। तो ये पूरी पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे हैं कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 को शुरू करे। सेमीकंडक्टर मिशन जो फेज 1 है वो दिसंबर 2021 में शुरुआत हुआ था। उसके अंतर्गत हमने 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ उसकी शुरुआत की थी और 65,000 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित कर दिए गए थे। इस योजना को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से बहुत प्रोत्साहित किया गया और साथ ही डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स और चिप डिजाइन को प्रोत्साहन प्रदान करने के अंतर्गत भी प्रदान किए गए थे, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा चिप निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उद्योग का एक आधार भारत में बहुत मजबूत हो। भारत आयात नहीं बल्कि निर्यात करे। भारत के सेमीकंडक्टर बाजार की बात करें तो भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2024-25 में 45-50 बिलियन डॉलर था। 2030 तक इसके बढ़कर के 100 से 110 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। अगर वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार की बात करें तो ये 600 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक इसके बढ़ने की संभावना है 1 ट्रिलियन डॉलर, यानी 1000 बिलियन डॉलर तक ये बढ़ सकता है। विश्व में सेमीकंडक्टर उद्योग के मामले की बात करें तो इसमें ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चीन और यूएस इस उद्योग में प्रमुख है और ताइवान का हिस्सा सेमीकंडक्टर उद्योग में लगभग 60% का है। भारत भी इसमें एक प्रमुख प्लेयर बनना चाहता है और भारत इसके अंतर्गत आयातक नहीं बल्कि निर्यातक, मुख्य रूप से निर्यातक बनना चाहता है और अपनी अर्थव्यवस्था को इसके माध्यम से कई गुना बढ़ाने का महत्वाकांक्षा रखता है। सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व के बारे में बात करें और उसके लाभों के बारे में बात करें तो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बन सकते हैं, जैसे फोन, टीवी, लैपटॉप, क्योंकि इनमें सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि अभी आपको बताया था कि चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर की विशेष रूप से भूमिका होती है। देश में विनिर्माण बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात भारत का बढ़ेगा, जिससे रोजगार सृजन में भी भारत को मदद मिलेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी भारत की बढ़ेगी, भारत एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर के उभरेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी में चिप्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए चिप्स का उपयोग भारत के रक्षा को मजबूत करेगा। अंतरिक्ष और संचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है और अंतरिक्ष और संचार में प्रयोग करके भारत अपनी सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद कर सकता है। भारत में इनोवेशन सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं, स्टार्टअप्स और छात्रों को विश्व स्तरीय तकनीक डिजाइन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है सेमीकंडक्टर उद्योग के माध्यम से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर को डिजिटल डायमंड्स कहा है और कहा है कि भारत विश्व स्तर पर भरोसेमंद निवेश केंद्र सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में बनकर के उभरेगा। जिस प्रकार से एक बार ऑयल के लिए, यानी जो कच्चा तेल है, उसके लिए गोल्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का महत्व इतना बढ़ गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उसे डिजिटल डायमंड्स का एक प्रकार से नाम दिया है, वो कहकर के संबोधित किया है, जो कि अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को रेखांकित करता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने हेतु कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए, 1,200 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ रुपए या 2,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में 50 का स्कोर क्या दर्शाता है? आपके सामने है ऑप्शंस, तेजी, संकुचन, कोई बदलाव नहीं, अत्यधिक वृद्धि। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक कितने डॉलर तक बढ़ने की संभावना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 50 से 60 बिलियन डॉलर, 70 से 80 बिलियन डॉलर, 100 से 110 बिलियन डॉलर या 150 से 160 बिलियन डॉलर। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।